आज हमारी ह्यूमैनिटी एकदम पीक पॉइंट पर खड़ा है, जहां हम धरती के इतिहास का सबसे बड़ा चेंज नोटिस करेंगे। इन चेंजेस को देखकर ऐसा लगता है मानो फ्यूचर या तो काल्पनिक दुनिया में बदल जाएगा या फिर देखते ही देखते हम डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे। यूं तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मगर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि 3 ऐसे रास्ते हैं जिनकी तरफ ह्यूमैनिटी का फ्यूचर जा सकता है। पहला रास्ता है कोलैप्स, तबाही आ जाना। मैनकाइंड के लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, आइस एज और सुपर वोल्केनिक इरप्शन से लेकर जानलेवा महामारी जैसी कई चीजें न सिर्फ फेस करी है, बल्कि इनसे निपटने के बाद हर बार न्यू एवोल्यूशन से गुजरा है। हालांकि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा नेचुरल वर्ल्ड से नहीं बल्कि हमसे ही है। जब से न्यूक्लियर वेपन्स डिस्कवर हुआ है, तब से ही हमारे ऊपर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का खतरा मंडरा रहा है। कुछ एस्टिमेट्स की माने तो हमारे द्वारा ही ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के चांसेस नेचुरल डिजास्टर से करीब 300 गुना ज्यादा है। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की माने तो ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल को चैलेंज करने वाले न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज और एआई इन रिस्क्स को आइडेंटिफाई कर रही है। एक बड़ा परमाणु युद्ध होने से न सिर्फ धरती का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ सकता है, बल्कि धरती की 63% पॉपुलेशन भी आराम से खत्म हो जाएगा। हमने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की दिशा में काम तो किया है, पर करीब 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हालांकि दुनिया के डिस्ट्रक्शन का सबसे खतरनाक जोखिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। ये पहला ऐसा खतरा है जिसका हम फिलहाल सामना कर रहे हैं। या तो ये हमारा एक मजबूत दोस्त बनकर हमारी जिंदगी को आसान बनाएगा, या फिर ये हमसे ही जंग छेड़ देगा और हमें हराकर अंधकार में धकेल देगा। दूसरा फ्यूचर है प्लेट्यू। अब थियोरेटिकली देखे तो इस बात की पॉसिबिलिटीज को भी नकारा नहीं जा सकता कि हम इंसान फ्यूचर में कोलैप्स और ट्रांसफॉर्म दोनों को अवॉइड करते हुए अपनी आज वाली स्थिति को बरकरार बनाए रखेंगे। शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी और अर्थ के क्लाइमेट में होने वाले एक्सपोनेंशियल चेंजेस सिविलाइजेशन को एक नया दिशा देगी, मगर हम फ्यूचर में जितना दूर जाएंगे उतनी ही ज्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अगले कुछ हजारों सालों बाद हमें न सिर्फ सुपर वोल्केनिक इरप्शन फेस करना पड़ेगा, बल्कि आइस एज का भी सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा माना जाता है कि हर 27 लाख साल में जब सूरज गैलेक्सी के मिडिल एस्टेरॉयड डेंस रीजन से होकर गुजरता है, तब धरती एक साइक्लिकल मास एक्सटिंक्शन इवेंट का फेस करता है। और आज से करीब 1 बिलियन साल बाद सूरज की ब्राइटनेस की वजह से धरती इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि यहाँ ना तो फोटोसिंथेसिस होगा और ना ही ओशंस में पानी बचेगा। चाहे हम कितनी भी घमंड कर ले, पर मॉडर्न सिविलाइजेशन डीप ट्रांसफॉर्मेशन के बिना इस तरह के इवेंट्स को सरवाइव नहीं कर सकता। एक ऑप्शन है कि हम नेचर को धरती पर उसका काम करने दें और दूसरे किसी और ऑप्शन पर रहने की संभावनाएं तलाशें। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो बिशप रिंग्स का एक सर्कुलर मॉडल है, जो न सिर्फ 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को होल्ड कर सकता है, बल्कि इस पर इंडिया और अर्जेंटीना जितना, मतलब कि करीब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इन बिशप रिंग्स का निर्माण कम वजन वाले कार्बन नैनोट्यूब से किया जाएगा और ये अपने रोटेशन से इतना ग्रेविटी तो जनरेट कर ही लेगा कि अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर होल्ड कर सके। और आखिर में तीसरा रास्ता है ट्रांसेंडेंस। अगर हमारे पूर्वजों को हम अपना करंट डेवलपमेंट दिखाए तो उन्हें ये डेवलपमेंट कोई गॉड पावर जैसा लगेगा, लेकिन हमने अब तक जो भी अचीव किया है उसका फ्यूचर में होने वाले संभावनाओं से कंपैरिजन काफी हद तक फीका पड़ सकता है। मॉडर्न डेज में चाहे सोलर एनर्जी की कॉस्ट हो या फिर विंड एनर्जी की, इनमें गजब का ड्रॉप देखने को मिल सकता है, जो इन्हें फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले काफी ज्यादा चीप बना देता है। आज अल्फाफोर्ड जैसे प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं जो पैथोजेंस के ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर करेगा जिनसे कैंसर्स का इलाज और भी तेजी के साथ किया जा सकता है। ऐसे करीब 10,000 डिजीज है जो सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, और ऐसे में क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल इन सभी डिजीज को ठीक करने की क्षमता रखता है। इन ब्रेक थ्रूज को हासिल करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए होगी। अब नासा ने पहले ही अपने मिशंस को डिजाइन करने के लिए एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब एआई क्लीनर फ्यूल्स और ऐसे ट्रीज को भी डेवलप कर लेगा जो कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये तो बस एक शुरुआत है और हम इंटेलिजेंस के इस एक्सप्लोजन के बिगिनिंग पॉइंट पर खड़े हैं, जो शायद आगे चलकर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में बदलते हुए ह्यूमन कैपेबिलिटीज के भी ऊपर चले जाएंगे और उन प्रॉब्लम से भी निपट लेंगे जिसने ह्यूमैनिटी को अब तक रोक कर रखा है। अगर हमारे स्पीसीज अगले 5 बिलियन साल यानी सूरज की डेथ तक सरवाइव कर जाए, तब उस दौरान करीब 600 क्वाड्रिलियन लोग एक्सटिंक्शन की कगार पर होंगे। अब क्योंकि हम स्पेस को भी कॉलोनाइज कर चुके होंगे, इसीलिए पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100,000 ट्रिलियन लोगों का बसेरा होगा। हो सकता है कि हम इंसान कई सारी स्पीसीज में स्प्लिट कर जाए
और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ स्पीसीज ऐसी भी हो सकती है जो तब भी फुली बायोलॉजिकल रहे। निएंडरथल्स के बाद ऐसा पहली बार होगा जब धरती पर एक से भी ज्यादा ह्यूमन स्पीसीज जिंदा रहेंगे। और अगर हम उस पड़ाव पर आ जाए जब हमने अपने कॉन्शियसनेस को डिजिटाइज कर दिया, तब ह्यूमन आइडेंटिटी अनगिनत वैरायटीज में निकल कर आएंगे। जब हम एक ज्यादा पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तब उसके बाद हमारे सामने एक ही ऑप्शन खड़ा रहेगा, और वो है कि यूनिवर्स में हमारा आखिर मकसद क्या है। भारत से दुगने साइज के ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा आज बिल्कुल खाली पड़ा है और यहाँ कोई भी नहीं रहता। ये जो मैप अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें गौर से देखने पर इसमें जो ये येलो डॉट दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर लोग रहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी इसके 0.2% से भी कम इलाके में बसी है, और वो भी खासकर इन 5 सिटीज लाइक पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, सिडनी और मेलबर्न। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के 95% हिस्सा सुनसान पड़े होने के पीछे काफी ट्रेजिक और दर्द भरी कहानी छिपी हुई है, जिसे पूरी दुनिया से छिपाया गया है। दरअसल हिस्टोरियंस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आदिवासी जनजाति थी अब ओरिजिन्स, लेकिन आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में लगभग सिर्फ अंग्रेज ही रहते हैं। तो फिर इन आदिवासी प्रजाति के साथ आखिर क्या हुआ था कि आज इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है। हम इंडियंस तो ये जरूर जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम इंडियंस पर कितना जुल्म किया था, लेकिन पूरी दुनिया इस बात से अनजान है कि इन्हीं ब्रिटिशर्स ने इन अबोरिजिन्स का क्या हालत किया था। अगर हकीकत देखे तो भारी मात्रा में उन अबोरिजिन्स की हत्या की गई थी, उन्हें बंदी बनाकर उनके साथ जानवर जैसा सलूक किया गया। ये समय ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट फेज था, जिससे आज पूरी दुनिया अनजान है। सन 1606 जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी, इसके पहले ये अबोरिजिन्स जनजाति जंगलों में ही रहा करते थे और शिकार करके अपना पेट पालते थे। और इनकी सबसे खास बात ये थी कि अपने आप को अपने इलाके के मालिक नहीं मानते थे। वही दूसरी और 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में पूरी दुनिया में यूरोपियंस ने नए नए देशों की खोज करने लगे। इसी एक्सप्लोरेशन की जर्नी के दौरान ही अफ्रीका, इंडिया और यूएसए की खोज करी गई। और इसी बीच 26 जनवरी 1788 को ब्रिटिशर्स की एक टीम बोटनी बे, जो आज सिडनी में है, वहाँ पर लैंड हुए थे। और जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये लोग तो खुद को इस जमीन के मालिक ही नहीं मानते हैं, तब उन्हें इसमें एक बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। अब यहाँ के ऑस्ट्रेलियन जनजाति ने भी ब्रिटिशर्स का अच्छे से वेलकम किया। वजह ये जाने कि इन ब्रिटिशर्स का इंटेंशन क्या था। मगर ये ब्रिटिशर्स अकेले नहीं थे, ये अपने साथ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, चोर और डकैत को भी लेकर आए थे, क्योंकि उनका मकसद ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटिश की एक पिनल कॉलोनी बनाना, जस्ट लाइक इंडिया का काला पानी, जहां पर बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा जाए। 1788 से लेकर 1868 तक ब्रिटिशर्स ने 1,62,000 अपराधियों को यहाँ पर लेकर छोड़ दिया, जिसके बारे में यहाँ के लोगों को जरा सा भी भनक नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहला फुसलाकर बड़े बड़े सपने दिखाकर थोड़े से ही जमीन की मांग की, ताकि वो यहाँ पर भी भारत के जैसा ही ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कर सके। वही ब्रिटिशर्स के ऑस्ट्रेलिया आने से दो चीजें हुई। पहली तो ये कि इन्होंने अपने साथ कई सारे घातक बीमारियों को लेकर आए, जिनसे अभी तक इन ऑस्ट्रेलियन आदिवासी जनजाति बिल्कुल ही अनजान थी, लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, जिनके कारण एक साल के भीतर सिडनी की 50% आबादी स्मॉल पॉक्स बीमारी से मारे गए। वही पोर्ट फिलिप में भी इन बीमारियों के चलते आधी से ज्यादा आबादी रातों रात मौत के चपेट में आ गई। पर ब्रिटिशर्स के पास इन बीमारियों का इलाज मौजूद होने के बावजूद भी लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। दूसरा ये कि शुरुआत में तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन से थोड़ी सी जमीन की डिमांड करी थी, पर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के मॉडर्न डे होबर्ट, ब्रिस्बेन और मेलबर्न पर कब्जा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर जुल्म करके उनसे काम कराया जाने लगा। बट सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। जिन जगहों पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के शिकार करने, साफ पानी का इस्तेमाल करने और खाने की चीजें लाने पर भी पाबंदी लगा दी। अब यही ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया पर राज करने लगे थे। सिर्फ यही नहीं, जबरदस्ती उनसे खेतों में मजदूरी करवाते और उनकी बीवी बच्चों पर शोषण करते देखा जाने लगा। हैवानियत तो तब पार हुई जब इन्होंने गर्भवती महिलाओं तक से काम करवाया। अंग्रेज उन महिलाओं को गहरे समुद्र में भेजकर उनसे मोतिया चुनने को कहता। जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गई, तब ऑस्ट्रेलियंस ने 1795 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी, जो लगभग 1000 सालों तक चली और इस जंग में ऑस्ट्रेलिया के 90% लोग बुरी तरह मर गए। ब्रिटिशर्स का मन तब भी नहीं भरा। उन्होंने यहाँ की बची कुची आबादी को खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों को
वर्ल्ड वॉर में लड़ाई के लिए भेजने का प्लान बनाया। 1914 में हुए वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स ने हर 5 यूरोपियंस में से एक आदमी ऑस्ट्रेलिया से भेजा, और ये मैं नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल की डेटा बताती है। अब इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने 18 से 44 ईयर्स के 4,16,000 लोगों को जंग के लिए भेजा, जिसमें से 40% लोग मारे गए। और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों की आबादी काफी तेजी से घटती जा रही थी। और इसी बीच 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, और इसमें भी कई सारे ऑस्ट्रेलियंस मारे गए। 1942 से 43 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर 90 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए, जिनमें काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस की मौत हुई, खासकर आदमियों की। बट इन जंग के अलावा ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को कम करने के लिए अंग्रेजों ने एक पॉलिसी भी बनाई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जब ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया था तब एक एक्ट पास किया, जो कि था इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1901। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया में जितने भी काले लोग हैं, जैसे कि नेटिव ऑस्ट्रेलियंस या फिर एशियन इमिग्रेंट्स, उन पर रोक लगा दिया गया और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही वहाँ पर रह सकते थे। कुछ इसी तरह का नियम बनाया गया। इसीलिए हम अगर आज देखें तो वहाँ पर ज्यादातर लोग व्हाइट्स हैं। और आज ऑस्ट्रेलिया का हाल ये है कि वहाँ की प्रेजेंट आबादी 2.6 करोड़ है, जिसमें रियल ऑस्ट्रेलियंस की पॉपुलेशन सिर्फ 3.8% यानी कि सिर्फ 10 लाख है, जो कि इंडिया के किसी बड़े शहर की आबादी से भी कम है। सो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की 90% इलाका सुनसान होने के पीछे इतने सारे रीजंस है, जिनके बारे में शायद ही लोग जानते हैं। भगवान का उल्टा शैतान, रोशनी का उल्टा अंधेरा, उसी तरह बाइबल का ऑपोजिट है ये डेविल्स बाइबल, जिसको खुद शैतान ने लिखा था। इसे दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जिसका नाम है कोडेक्स गिगास, और इसका मतलब है द जायंट बुक। 630 पन्नों से बनी इस किताब का वेट 85 किलोग्राम है, और इसे दुनिया की द मोस्ट डेंजरस बुक भी कहा जाता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, जो 1929 में स्वीडन के लाइब्रेरी में उस समय कोडेक्स गिगास के किताब के केयरटेकर गस्टफ की है, जो काफी फेमस फोटो है। इसमें आप इस किताब के साइज के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। ये किताब अपने साथ बदनसीबी को कैरी करता है, जैसे कि जिस साधु के द्वारा इस किताब को लिखा गया था, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस किताब को जिस मोनेस्ट्री में लिखा गया, वो मोनेस्ट्री भी बुक कंप्लीट होते ही बर्बाद हो गया। लड़ाई के टाइम स्वीडिश आर्मी ने रोमन एम्पायर से इस किताब को चुराया था, जिसके तुरंत बाद ही स्वीडन के रॉयल कैसल में आग लग गई, जहाँ पर कोडेक्स गिगास को रखा गया था। फिर इस किताब को स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया, तो लाइब्रेरी भी आग में जलकर बर्बाद हो गया। अब अगर इस किताब के ओरिजिन की बात करें तो साल 1204 से 30 के बीच इसको लिखा गया था। तब उस समय चेक रिपब्लिक में बोहेमियन एम्पायर का राज था। अब इसी राज्य की वेस्टर्न एरिया में एक मोनेस्ट्री हुआ करता था, जिसके एक भिक्षु को राजा ने उसके दुष्कर्मों के कारण दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई थी। पर सजा से बचने के लिए उसने राजा से एक रात की मोहलत मांगी और राजा को कहा कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ जो हमारे साम्राज्य के डेवलपमेंट में काफी मदद करेगी, और ये किताब हमारी आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक भी साबित हो सकता है। इसके बदले वो राजा से अपनी जान की भीख मांगता है। अब इसको सुनकर राजा ने भिक्षु की बात मान ली, पर जब वो भिक्षु किताब लिखने बैठा तब उसको एहसास हुआ कि आधी रात तो बीत चुकी है और वो ये किताब एक रात में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने कुछ शापित मंत्र पढ़े और शैतान को बुलाया और उससे मदद मांगी। तब शैतान ने आकर एक रात में इस किताब को लिखा और बदले में उन्होंने अपनी आत्मा उस शैतान को सौंप दिया। जब वो सुबह उठे तब उनके सामने एक किताब पड़ी थी जो कि कुछ इस प्रकार थी। अब इस किताब के पन्ने कागज के नहीं बल्कि बकरी और गधे के चमड़े पर लिखा गया था। पर जब वो भिक्षु सुबह उठे और ये किताब अपने सामने पाया तब उनके मन में ये संकोच हुई कि उन्होंने शैतान की मदद लेकर गलत किया है। पर संकोच पैदा होते ही उस भिक्षु की रहस्यमय तरीके से वहीं पर मौत हो गई। अब इस किताब के पहले ही पन्ने पर एक भिक्षु का जिक्र आता है जिसका नाम था हरमन, जिसके नीचे 10 नवंबर की डेट लिखी गई है और उसके बाद इनक्लसस वर्ड लिखा था, जिसका मतलब एक इंसान जिसने अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए शैतान की मदद ली थी। अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इस किताब को शैतान की मदद से एक रात में लिखी गई थी। आज के समय से स्वीडन के स्टॉकहोम के नेशनल लाइब्रेरी की ही ट्रेजरी रूम में रखा गया है, जहाँ पर लोग इसे देख सके। इसके बगल में एक बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ है जिसमें आप इस किताब के पन्नों को एक एक करके पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि इस किताब में आखिर क्या क्या लिखा गया था। अब इस किताब की 577 पेज को अगर देखें तो उसमें शैतान की एक बड़ी सी इमेज भी मिलेगी। अब ऐसा कहा गया है कि जिस शैतान ने इस किताब को लिखा था उसने इस किताब के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी है। किताब के पहले पेज पर इसके ओनर और उस मोनेस्ट्री का भी नाम आता है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था।
पर इस किताब को लेकर आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इसे एक्चुअल में किसने लिखा था। पर इस किताब में उस समय बोहेमियन किंगडम के कई सारे साधुओं का नाम लिखा है, जिससे कि हिस्टोरियंस ने ये अंदाजा लगाया कि ये कोडेक्स गिगास बुक 13th सेंचुरी के आसपास यानी करीब 800 साल पहले लिखी गई थी। तो दोस्तों, आपका इस किताब के बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।